हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं हमारे इनकम टैक्स के सेक्शन 44 AD के बारे में, जो कि बात करता है प्रीजम्प्टिव टैक्सेशन के बारे में। ठीक है, आप में से बहुत से लोगों की ये क्वेरी आ रही है कि सर हमारे लिए ITR 4 के फाइलिंग का एक वीडियो बना दीजिए। ठीक है, वीडियो में जरूर बनाऊंगा। एक्चुअली ये वीडियो का ही एक पार्ट है। कोई भी ITR फाइल करने से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेना बहुत ही जरूरी होता है, और ये जो वीडियो है ये स्पेशली ITR 4 को फाइल करने से पहले का बैकग्राउंड है। ठीक है, ITR 4 को फाइल करने से पहले आपको प्रीजम्प्टिव टैक्सेशन के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। दूसरा हमारा जो वीडियो होगा वो होगा हमारे कंप्यूटेशन के बारे में, कि किसी भी रिटर्न को फाइल करने से पहले हमारे पास एक जो कंप्यूटेशन तैयार होता है, जो कि हम लोग खुद से करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा नॉलेज लेंगे, क्योंकि कंप्यूटेशन ITR फाइलिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और तीसरा पार्ट होगा कि हमें कैसे वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड से अपना ITR 4 फाइल करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझते हैं प्रीजम्प्टिव टैक्सेशन के बारे में और किस तरह से इसमें टैक्स का कैलकुलेशन होता है। तो आपको आ जाना है मेरे वेबसाइट पे, जो कि है taxshastra.com, और यहाँ पे मैंने ये पोस्ट डाल रखा है जिसका कि हेडिंग है प्रीजम्प्टिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 AD, सेक्शन 44 AD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो आइए इसको ओपन करते हैं और बहुत ही अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। टू गिव रिलीफ टू ए स्मॉल टैक्स पेयर्स from the tedious job of maintenance of books of account and from getting the accounts audited, the Income Tax Act has framed the presumptive taxation scheme under sections 44 AD, 44 ADA and 44 AE। मतलब कि छोटे टैक्स पेयर्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने से, मतलब कि खाता बही को मेंटेन करने से और टैक्स ऑडिट से बचाने के लिए, मतलब कि छोटे टैक्स पेयर्स को बहुत ज्यादा खाता बही, मतलब कि हिसाब किताब मेंटेन नहीं करना पड़े और टैक्स ऑडिट नहीं कराना पड़े, उसके लिए इनकम टैक्स में एक स्पेशल प्रोविजन है, और ये प्रोविजन है प्रीजम्प्टिव टैक्सेशन का, जिसके अंतर्गत 3 सेक्शंस हैं एक्चुअली, जो कि 44 AD है, 44 ADA है और 44 AE है। ये जो तीनों सेक्शंस हैं ये अलग अलग तरह के टैक्स पेयर्स को रिलीफ देते हैं। ठीक है, क्या रिलीफ देते हैं ये देखेंगे। अभी जो मैंने बोला वो आप समझ गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, किसी भी बिजनेसमैन के लिए खाता बही मेंटेन करना बहुत ही जो है परेशानी वाला काम हो जाता है। अब अगला अपना सामान खरीद के लाए, उसको बेचे, कि बुक्स मेंटेन करे, कि टैक्स ऑडिट कराए, ये सब थोड़ा सा परेशानी वाला बात हो जाता है। बुक्स मेंटेन करना तो वैसे भी बहुत ही परेशानी है, आप लोग जानते ही हैं। और टैक्स ऑडिट के केस में छोटे टैक्स पेयर्स कितना पैसा देंगे, क्योंकि टैक्स ऑडिट का जो खर्चा है आप लोग जानते ही हैं। तो इसीलिए छोटे टैक्स पेयर्स को रिलीफ दिया गया है। छोटे टैक्स पेयर्स कौन है उसका भी मतलब समझेंगे, क्या रिलीफ दिया गया है उसका भी मतलब समझेंगे। बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, आज सारा बात क्लियर हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, यहां तक आई थिंक सब कुछ क्लियर होगा। अब मीनिंग पे आते हैं कि प्रीजम्प्टिव टैक्सेशन का मीनिंग क्या है। बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है, केवल इस वर्ड को देखना है, जो ये वर्ड है प्रीजम्प्टिव। ठीक है, ये जो प्रीजम्प्टिव है ये बना है प्रीजम्पशन से, प्रीजम्पशन वर्ड बना है प्रीज्यूम से। प्रीज्यूम आपको थोड़ा बहुत ध्यान होगा। आइए प्रीज्यूम का एक मिलता जुलता वर्ड लेते हैं, जो कि होता है एज्यूम। एज्यूम सब लोग जानते हैं, बात बात में लोग भी बोलते हैं कि चलिए ये एज्यूम कर लेते हैं, वो एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम से होता है एजम्पशन, उसी तरह प्रीज्यूम से होता है प्रीजम्पशन, और प्रीजम्पशन से प्रीजम्प्टिव। अब इसका मतलब आई थिंक थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। इसका सीधा सीधा मतलब है मान लेना। ठीक है, तो ये जो प्रीजम्प्टिव टैक्सेशन है ये मान लेता है। क्या मान लेता है आगे देखेंगे, ये आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छे से समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि प्रीजम्प्टिव टैक्सेशन में 3 सेक्शंस हैं, 44 AD, 44 ADA और 44 AE। 44 AD है ये सभी तरह के बिजनेस के लिए, अदर देन बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज। मतलब कि सभी तरह के बिजनेसमैन 44 AD वाले प्रीजम्प्टिव टैक्सेशन को ऑप्ट कर सकते हैं। केवल ये लोग नहीं कर सकते हैं जिनका कि प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग का बिजनेस है। क्लियर है, आगे बढ़िएगा।
जो दूसरा सेक्शन है इसमें वो है 44ADA है, जो कि स्पेसिफाइड प्रोफेशंस के लिए है। कुछ प्रोफेशनल्स हैं जिनके लिए सेक्शन 44ADA है। और तीसरा है 44AE, जो कि बात करता है वैसे बिजनेसेस जो कि फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज के बिजनेस में है। मतलब कि जिन लोगों को 44AD में नहीं रहने दिया गया था उनको 44AE ने ले लिया है। क्लियर है? आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं केवल प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44AD। अब आइए और आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां बात कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि 44AD वाला प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर सकते हैं, इसको चुन सकते हैं। बोल रहे हैं कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल, मतलब कि कोई भी निवासी इंडिविजुअल। दूसरा बोल रहे हैं रेजिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब कि कोई भी निवासी HUF। तीसरा बोल रहे हैं रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म अदर देन LLP, कोई भी रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म हो लेकिन LLP नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़िएगा। यहां बोल रहे हैं कि दिस स्कीम कैन नॉट बी एडॉप्टेड बाय ए पर्सन हु हैज मेड एनी क्लेम टुवर्ड्स डिडक्शंस अंडर सेक्शन 10A, 10AA, 10B, 10BA और अंडर सेक्शंस 80HH to 80RRB इन द रिलेवेंट ईयर। अगर आपने प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स में मतलब होता है जो फिनेंशियल ईयर बीता है, मतलब कि असेसमेंट ईयर के ठीक पीछे वाला फिनेंशियल ईयर, तो हम लोग इसको इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर बोलते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर में इन किसी भी सेक्शंस के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम किया है, फिर आप 44AD को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। यहां पे एक चीज मैं क्लियर करूंगा, जब मैं पढ़ता था तो बहुत से लोगों को ये डाउट होता था, ठीक है, कि आप सेक्शन 80 वाला जो डिडक्शन होता है, सेक्शन 80C से 80U तक, ये सारे डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। मैंने बोला है क्लेम कर सकते हैं 44AD में रहकर भी, केवल इन सेक्शंस को छोड़ के 80HH to 80RRB। क्लियर है? अब आगे बढ़िए। बोल रहे हैं कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि 44AD को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। पहला तो हमने ऊपर ही देख लिया है कि बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, क्योंकि इनको सेक्शन 44AE में कवर किया गया है। क्लियर है? अगला है अ पर्सन हु इज कैरिंग ऑन एनी एजेंसी बिजनेस, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि किसी भी तरह का एजेंसी बिजनेस चला रहा है, वो भी सेक्शन 44AD वाला प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट नहीं कर सकता है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हमें बार बार फेस करना पड़ता है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसका कि कमीशन या फिर ब्रोकरेज से इनकम है, मतलब कि सोर्स ऑफ इनकम जो है वो है कमीशन या फिर ब्रोकरेज, वो भी 44AD ऑप्ट नहीं कर सकता है। हम आगे पढ़ेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना है, अ पर्सन whose total turnover or gross receipts for the year exceed ₹2 crores cannot adopt the presumptive taxation scheme of section 44AD। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट करने का जो लिमिट है वो है 2 करोड़। अगर आपका पिछले फिनेंशियल ईयर में या फिर ऐसे कहिए प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है, तभी आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44AD ऑप्ट कर सकते हैं। अगर 2 करोड़ से ज्यादा आपका टर्नओवर है तो आप 44AD को ऑप्ट कर ही नहीं सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़िए। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल बिजनेस इनकम, कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में कैसे आपका इनकम कैलकुलेट होता है। ऊपर ही हमने पढ़ा था प्रिजम्पटिव मतलब कि मान लिया जाता है, तो मैंने बोला था कि कुछ ना कुछ मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? आपका इनकम मान लिया जाता है। कैसे मान लिया जाता है? देखिए, नॉर्मल बिजनेस में कैसे होता है कि हमने देखा आपका क्या सेल था, मतलब कि क्या आपने बिक्री किया है, उसमें से आपका खर्चा घटा दिया, जो भी परचेज का खर्चा है, इसके अलावा जो भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मतलब कि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है, सारा खर्चा घटा दिया और उसके बाद जो पैसा बचा वही आपका इनकम होता है एकदम नॉर्मल बिजनेस में। लेकिन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में तो मानने की बात कही गई है, तो क्या माना जाता है आइए देखते हैं। बोल रहे हैं कि in case of a person adopting the provision of section 44 AD, income is computed on presumptive basis at
द रेट ऑफ 8% ऑफ द टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स ऑफ द एलिजिबल बिजनेस फॉर द ईयर। मतलब कि अगर आप सेक्शन 44 AD को चुनते हैं, उसको ऑप्ट करते हैं, तो अपने आप ये मान लिया जाता है कि जितना भी आपका ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट है, मतलब कि पिछले फिनेंशियल ईयर में यानी कि प्रीवियस ईयर में जितना भी आपका टर्नओवर था या फिर ग्रॉस रिसीट था, मतलब कि सेल था, उसका 8% इनकम मान लिया जाता है। आपका 8% से कम हो या फिर ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये लोग 8% मान लेते हैं। ठीक है, आगे भी बातें हैं, ध्यान देना है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, इन ऑर्डर टू प्रोमोट डिजिटल ट्रांजेक्शंस एंड टू इनकरेज स्मॉल अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस टू एक्सेप्ट डिजिटल पेमेंट्स 44 AD इज अमेंडेड विद इफेक्ट फ्रॉम AY 1718 to provide that income shall be computed at the rate of 6% instead of 8% if turnover या फिर gross receipt is received by an account pay check or account pay bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such other prescribed electronic modes। मतलब कि मान लीजिए मेरा प्रीवियस ईयर 2020-21 में, मतलब कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर था या फिर ग्रॉस रिसीट उसको बोलिए 1 करोड़ रुपए, तो ये लोग आराम से प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर 44 AD के अंतर्गत 8% यानी कि 8 लाख रुपया मेरा इनकम मान लेंगे और उस 8 लाख पे मुझे स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना होगा। लेकिन ध्यान देना है, असेसमेंट ईयर 2017-18 से एक बदलाव आया, एक अमेंडमेंट किया गया। क्या अमेंडमेंट किया गया, ध्यान देना है। डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक अमेंडमेंट किया गया कि अगर आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन है, मतलब कि अगर आपका जो ग्रॉस रिसीट है, जो आपका सेल है, वो हुआ है अकाउंट पे चेक के जरिए या फिर अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट के जरिए या फिर NEFT IMPS के जरिए या फिर अन्य किसी प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए, तो फिर ये जो हम प्रिज्यूम कर रहे थे 8%, मतलब कि आपका जो 8% हम इनकम मान ले रहे थे आपके ग्रॉस टर्नओवर या फिर रिसीट का, उसको हम 6% ही मानेंगे। मतलब कि जो मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने 1 करोड़ का मान लीजिए सेल किया है या फिर 1 करोड़ का मेरा ग्रॉस रिसीट है, तो 8% के हिसाब से मेरा 8 लाख इनकम मान लिया जाएगा। ये कब होगा, जब मेरा पूरा जो टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट है वो कैश मोड में है, कैश में मैंने काम किया है। लेकिन वहीं अगर मैं इन इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के जरिए अपना ट्रांजैक्शन करता हूं टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट का, मतलब कि मेरा पैसा आता है या फिर सेल होता है, तो फिर मेरा जो इनकम है वो मेरे टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट का केवल 6% ही माना जाएगा। मतलब कि 1 करोड़ पे 6 लाख। अब एक और बात समझिएगा, मान लीजिए मेरा जो टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट है वो 1 करोड़ है और उसमें से 50 लाख का मेरा कैश का ट्रांजैक्शन है और 50 लाख का मेरा बैंक का ट्रांजैक्शन है NEFT और IMPS के जरिए। तो कैश वाले 50 लाख पे 8% मेरा इनकम माना जाएगा और बैंक वाले 50 लाख पे 6% मेरा इनकम माना जाएगा और उसी हिसाब से मेरा इनकम कैलकुलेट होगा, टैक्सेबल इनकम। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं, however a person may voluntarily disclose his business income at more than 8% or 6% as the case may be of the turnover or gross receipts। यहां पे देखिएगा गवर्नमेंट ने क्या खेल खेला है कि चाहे आपका जो भी एक्चुअल प्रॉफिट हो, अगर आप 44 AD को ऑप्ट करते हैं तो फिर ये आपका 6% या फिर 8% इनकम मान लेंगे। आपका ट्रांजैक्शन किस तरीके का है उसको देखते हुए उससे कम इनकम आप नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन 8% या फिर 6% से ज्यादा इनकम आप दिखा सकते हैं। ये आपको सुविधा दी गई है, एक्चुअली ये आपको नहीं, गवर्नमेंट को सुविधा दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स आ सके। ठीक है, बोल रहे हैं कि अगर आप सेक्शन 44 AD वाला प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट करते हैं तो सिंपली ये आपका 8% या फिर 6% नेट प्रॉफिट मान लेंगे और उसके बाद आप बोले कि नहीं मेरा कुछ और खर्चा है, ये खर्चा है, वो खर्चा है, ये सब नहीं मिलेगा। ठीक है, सीधा सीधा 6% या फिर 8% आपका इनकम मान लिया जाएगा। अलग से कोई खर्चा आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि ये खर्चा और आप अपने इनकम से घटा लीजिए। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज कि जो डिप्रिसिएशन होता है, ध्यान देना है, डिप्रिसिएशन का बेनिफिट हम अपने
पीएल में लेते हैं, हमारा जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होता है उससे हम हमारे डेप्रिसिएशन के अमाउंट को भी घटाते हैं और फिर हमारा नेट प्रॉफिट आता है। तो डेप्रिसिएशन का अलाउंस भी आपको सेक्शन 44 AD के अंदर नहीं दिया जाएगा। जो 6% या 8% आपका प्रॉफिट आ रहा है आपके ग्रॉस रिसीट या फिर टर्नओवर का, वही आपका फाइनल प्रॉफिट होगा। किसी भी तरह का खर्चा आप अलग से क्लेम नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? अब जैसा कि हमने ऊपर ही पढ़ा था कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को लाया ही इसलिए गया है ताकि छोटे टैक्स पेयर्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना पड़े। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 44 AA ऑफ इनकम टैक्स हमें बताता है कि किसको कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। ठीक है, और 44 AD के केस में, मतलब कि जो लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट कर रहे हैं उनके केस में ये जो सेक्शन 44 AA है ये लागू ही नहीं होता है। क्लियर है? मतलब कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना ही नहीं है। इसके अलावा यहां देखिएगा, जो लोग 44 AD को ऑप्ट करते हैं उनके लिए एडवांस टैक्स के पेमेंट में भी बेनिफिट है कि अगर आप पिछले फाइनेंशियल ईयर मतलब कि प्रीवियस ईयर के 15 मार्च तक एडवांस टैक्स के पूरे अमाउंट का पेमेंट एक बार में भी करते हैं तो आपका काम चल जाएगा। क्लियर है? इसके साथ एक और चीज ध्यान देना है कि एडवांस टैक्स का पेमेंट उन्हीं लोगों को करना होता है जिनका की एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी किसी भी पिछले फाइनेंशियल ईयर मतलब कि प्रीवियस ईयर में 10,000 रुपए या फिर उससे ज्यादा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फाइनेंशियल ईयर में जो है 10,000 या फिर उससे ज्यादा का टैक्स बनेगा तभी आपको एडवांस टैक्स का पेमेंट करना होता है या फिर इसकी आवश्यकता नहीं होती है। आगे आइएगा, बोल रहे हैं प्रोविजंस टू बी अप्लाइड इफ अ पर्सन ऑप्ट्स फॉर द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑफ सेक्शन 44 AD एंड डिक्लेयर्स इनकम एट अ लोअर रेट दैट इज एट लेस देन 6% और 8%, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के केस में आप 6% या फिर 8% से ज्यादा इनकम शो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा जा रहा है। लेकिन अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट करते हैं और बताते हैं कि नहीं भाई मेरा जो इनकम है वो 6% या फिर 8% से नीचे है, उस केस में आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, 44 AD के केस में टैक्स ऑडिट का जरूरत नहीं होता है। कब? जब आप ये जो रेट है 6% और 8% इतना या फिर इससे ज्यादा इनकम शो करते हैं। अगर कम करिएगा फिर 44 AD के केस में भी आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है। क्लियर है? आगे बढ़िए। एक छोटी सी बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि consequences if a person opts out from the presumptive taxation scheme of section 44 AD, ये जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट है इसको उठाने के लिए आपको लगातार 5 साल इसको ऑप्ट करना पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं अभी असेसमेंट ईयर 2021-22 में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 AD को ऑप्ट करता हूं तो मुझे इसको लगातार जो है 5 साल तक चलाना पड़ेगा। मतलब कि लगातार अगले 5 साल तक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ही रहना होगा, 44 AD में ही रहना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि मेरा टर्नओवर एक्सीड कर जाता है 2 करोड़ से या फिर कुछ और केस आता है जिसके कारण मैं चाहता हूं कि मैं 44 AD में ना रहूं, मतलब कि ITR 4 ना करूं, ITR 3 कर दूं। तो अगर बीच में मैं किसी भी 1 साल के लिए ITR 3 फाइल कर देता हूं, मतलब कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट आउट कर लेता हूं, तो फिर अगले 5 साल तक मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट इन मतलब कि चुन नहीं पाऊंगा। एक बार आपने अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट कर लिया फिर 5 साल तक चलाइए, अगर बीच में तोड़ दिया फिर अगले 5 साल तक आपको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर है? आई थिंक कि इस वीडियो में जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी। तो अगला वीडियो होगा कंप्यूटेशन का कि कंप्यूटेशन कैसे बनाना है और उससे अगला वीडियो होगा कि ITR फाइल कैसे करना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।